सर वैसे आज आप इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आए? भाई मैं गया हुआ था काम से ना। अच्छा। बिजी चल रहा था थोड़ा सा। ओके सर। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, नेक्स्ट जेस। और हम यहाँ पर नेक्स्ट जेस को आज समझेंगे कि नेक्स्ट जेस क्या होती है, किस तरह से नेक्स्ट जेस के अंदर हम काम करेंगे। और मैं इसके साथ आप लोगों को कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी लगाना सिखा दूंगा, किस तरह से हम कंपोनेंट की लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं कमांड चलाऊँगा, और मैं सबसे उससे पहले तो नेक्स्ट जेस की वेबसाइट पर जाऊंगा। ये नेक्स्ट जेस की वेबसाइट है। इसके अंदर इंस्टॉलेशन का सबसे पहले सेटअप है। यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन है, पी एन पी एम, एन पी एम, यार्न, बन, मल्टीपल आपके पास ऑप्शन हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए तो पी एन पी एम का ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। बेसिकली वैसे पी एन पी एम ज़्यादा अच्छा है, बट एन पी एम का यूज़ कर लेता हूँ, आप लोगों इससे फेमिलियर हो थोड़े से। तो ये एक रीज़न है। तो मैं इस कमांड को करूँगा कॉपी, इतनी कमांड उठाऊंगा आगे, क्योंकि फ़ोल्डर का नाम मैं देना नहीं चाह रहा। तो ये मेरा अपना फ़ोल्डर मैंने बनाया नेक्स्ट जेएस के नाम से। तो मैं बोलूँगा इसी फोल्डर में भाई इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। तो मेरे से बोलेगा कि प्रोसेस करना है नहीं करना, तो मैं यस करूँगा। और ये हाँ, एक इशू यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप लोगों को देखने को मिल सकता है बाज़ औक़ात। और ये इशू ये है कि क्योंकि हमारा जो ये फ़ोल्डर है ना, ये जो हमने बनाया नेक्स्ट जेएस करके, तो ये बोलता है कि जब भी आप कोई फ़ोल्डर बनाओ तो इसके बीच में जो है ना, स्पेस होना नहीं चाहिए। और दूसरा, आपका जो पूरा वर्ड्स होंगे ना, तो बोला नेम कैन ओनली कंटेन यूआरएल फ्रेंडली होने चाहिए। यानी ये यूआरएल फ्रेंडली मतलब उसमें माइनस का स्पेस, मतलब स्पेस की जगह में माइनस का यूज़ कर लो। और बोला है नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर, तो बोला कैपिटल लेटर भी उसके अंदर होना नहीं चाहिए। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट करना चाहिए। तो अगर अब जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट जेस के नाम से बनाया, तो मैं इसके नाम को चेंज करके नेक्स्ट और माइनस जेस इस तरह से बनाऊंगा। तो ये मेरे लिए अवेलेबल है वाली कमांड। अब मैं उसी चीज़ को वापसी से पेस्ट करता हूँ। जो मैंने कमांड कॉपी करी है, इसी कमांड को कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसने दो चार मेरे से सवाल ये करेगा, और इस सवाल का कहने का इसका मतलब ये है कि वुड यू लाइक टू यूज़ रिकमेंडेड नेक्स्ट जेस डिफ़ॉल्ट। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप, मैं डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग पे ही रहता हूँ। जैसे यहाँ पर तीन हमारे पास ऑप्शन है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर आप पहले वाले जो कि रिकमेंडेड है, बोल रहा है कि आप टाइपस्क्रिप्ट भी यूज़ करो, ESLint यूज़ करो, और रिएक्ट कंपाइलर का, इसमें रिएक्ट कंपाइलर बोला नहीं होगा, टेलमेंट CSS उसमें होगी, टाइप स्क्रिप्ट और ESLint होगी, और बाकी इसमें SRC डायरेक्टरी नहीं होगी, और ऐप राउटर इसके अंदर यूज़ होगा, बाकी एजेंट यूज़ होगा, AI वाला एजेंट। तो बेसिकली इसके अंदर एक छोटी सी मेरे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है ना, आप लोगों के लिए नहीं हो सकती, मेरे लिए हो सकती है, क्योंकि मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि SRC डायरेक्टरी नहीं होगी, बट मैं ये रिकमेंडेड करूँगा आपको कि SRC डायरेक्टरी होनी चाहिए। ठीक है। ये बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर SRC डायरेक्टरी नहीं होगी, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आपके पास SRC डायरेक्टरी होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर सबसे पहले तो टाइप स्क्रिप्ट की एक बात यहाँ पर आती है। तो इसके लिए टाइप स्क्रिप्ट आप लोगों को देखनी पड़ेगी, और इससे पहले हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ ही काम करते आ रहे हैं नेक्स्ट जेस के अंदर। तो मैं आप लोगों को प्रेफर ये करूँगा कि टाइप स्क्रिप्ट को अच्छी करो, और टाइप स्क्रिप्ट के साथ ही जो भी काम करो तो टाइप स्क्रिप्ट उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। तो बहरहाल ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर SRC डायरेक्टरी बोले नहीं है। तो दूसरा बोल रहा है कि भाई ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो कि इसमें जावा स्क्रिप्ट भी है, ESLint है, टेलमेंट CSS का सेटअप भी है, इसमें SRC डायरेक्टरी भी है। देख रहे हो, इसमें बोला है SRC डायरेक्टरी भी है, लेकिन ऐप राउटर भी है इसमें, और नो रिएक्ट कंपाइलर। यानी कि ये एक तरह से मेरे काम का बिल्कुल बेहतरीन प्रोजेक्ट है, मेरे मतलब का बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सिर्फ जावा स्क्रिप्ट है, लेकिन मुझे ये टाइप स्क्रिप्ट पर चाहिए। तो अब यहाँ पर बात यहाँ पर ख़राब हो जाती है। तो अब मैं आता हूँ, अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं इसको। ठीक है। तो इस पे जाते हैं। सबसे पहले मैंने कस्टमाइजेशन पे क्लिक करा, बोला टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, मैंने येस पे क्लिक करा, मैंने बोला चाहिए, ESLint भी चाहिए, और रिएक्ट कंपाइलर नो कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। टेलमेंट CSS मुझे चाहिए, SRC डायरेक्टरी भी चाहिए, और ऐप राउटर भी चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एलियासिस जो है ये वाले यूज़ कर रहा होगा। ठीक है ना, @ वाले तो मैं यहाँ पर
इसको डिफ़ॉल्ट ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। ये वाले एलियासेस चाहिए। और एजेंट बोल रहा है कि अगर आप जैसे कि कोई एआई एजेंट यूज़ करते हो कोडिंग को गाइड करने के लिए, टू राइट अप टू डेट नेक्स्ट जेएस कोड, तो मैं बोलूँगा चलो भाई ऐड कर दे, यस। अभी हमारे पास सेटअप करके दे रहा है। अगर इसमें कोई सवाल हो तो पूछो। इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? नो। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट जेस है इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो नेक्स्ट जेस है ये रिएक्ट जेस का ही एक फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर ये रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट और यूज्ड बाय some of the world largest companies. Next.js enable you to create a high quality web application with the power of React components. तो इसका आसान वर्ड में मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली ये फुल स्टैक एक फ्रेमवर्क है। ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इसके अंदर आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो और बैक एंड भी यहीं कहीं बना सकते हो। मतलब अलग से आपको एक्सप्रेस जेस वगैरह पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बैक एंड भी बना के दे देगा और इसी के अंदर ही आपका फ्रंट एंड भी बन जाएगा। तो दोनों काम ये इसके अंदर करके दे रहा है आप लोगों को, इसलिए ये जो है थोड़ा सा पॉपुलर है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन एसीयू के हिसाब से बहुत अच्छा है, एसीयू फ्रेंडली है। रिएक्ट के अंदर एसीयू का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर रिएक्ट के साथ आप लोग काम करोगे तो उसमें आप लोगों को एसीयू के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर एसीयू वगैरह का इतना कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मतलब तकरीबन इसमें ऐसा समझ लो कि एसीयू बिल्ट इन आपको मिलेगी। बाकी राउटिंग करने का आपको सेटअप यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, इसके अंदर फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। बाकी मैं आप लोगों को नेट से कुछ और बेनिफिट्स दिखा देता हूँ। हम इसको रिएक्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। और रिएक्ट तो खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने बताता है कि आप लोग नेक्स्ट जेएस का यूज़ करो, जो कि उनका फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ नेक्स्ट जेएस वर्सेस रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस वर्सेस रिएक्ट जेएस, यहाँ पे इसकी कंपेटिबिलिटी है। रिएक्ट जेएस इज़ अ फ्रंट एंड वेब जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज फॉर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। तो रिएक्ट का सिर्फ एक ही काम है कि वो आपको सिर्फ यूआई बना के दे सकता है, जबकि नेक्स्ट जेएस इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये नेक्स्ट जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, वो भी फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। और ऑन टॉप रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट का टॉप ये फ्रेमवर्क है। रिएक्ट के वैसे कई सारे फ्रेमवर्क हैं। गेट्स बाय ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, गेट्स बाय। सर सर मेरे मोबाइल की बैटरी लो रही, तो मैं अब लीव करके एक पीसी से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप मुझे अभी हाँ एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये एक फ्रेमवर्क है गेट्स बाय, ठीक है। ये भी एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। इसके अलावा नेक्स्ट जेएस ये भी एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। इसके अलावा एक और फ्रेमवर्क है। रिएक्ट के कई सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं। अगर मैं यहाँ पर रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क के नाम लिखूँ, फ्रेमवर्क नेम्स, तो यहाँ पे इसके 3 से 4 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि पॉपुलर हैं, और एक ये रेमिक्स, एक ये है। तो ये इसके जो है रिएक्ट फ्रेमवर्क है, ये भी रेमिक्स फ्रेमवर्क। तो अभी आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तीनों के अलग अलग पर्पस हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं ये। और बाकी ये कि नेक्स्ट जेएस इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और रिएक्ट भी आपको यही प्रेफर करता है कि आप इसी के फ्रेमवर्क का यूज़ करो, नेक्स्ट जेएस का। तो हम लोग इसलिए नेक्स्ट जेएस का यूज़ कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर इसके अंदर कुछ चीज़ों की मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर यूआई लाइब्रेरी, रिएक्ट जेएस एक यूआई लाइब्रेरी है, ये एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। रेंडरिंग की बात करें तो इसके अंदर डायरेक्टली क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, और एसएसजी सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन। अब जनरेटिंग इसका मतलब ये है, नेक्स्ट जेएस के अंदर 2 तरह के
दो तरह की रेंडरिंग होती है, एक सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, SSR का मतलब है सर्वर साइड रेंडरिंग, और इसके अंदर एक है SSG। SSG का मतलब है स्टैटिक साइट जनरेटिंग। अब इसका मतलब आसान वर्ड के अंदर ये आप लोगों को, यानी कि जो क्लाइंट साइड की बात कर रहा है ना, तो इसमें क्लाइंट साइड वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है और सर्वर साइड वाली भी अवेलेबल है। लेकिन ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर दो तरह की राउटिंग, दो तरह के रेंडरिंग होती हैं, एक होती है सर्वर साइड रेंडरिंग और एक होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो याद रखना, नेक्स्ट जेएस बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यूज़ करता है सर्वर साइड रेंडरिंग, जबकि रिएक्ट जेएस जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइंट साइड रेंडरिंग का यूज़ करता है। यानी क्लाइंट साइड कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली आप जो भी काम करोगे ना वो आप लोगों को आपके ब्राउज़र आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा फ़ौरन, उसका सर्वर से कोई लेन देन नहीं है रिएक्ट का। लेकिन नेक्स्ट जेएस का सर्वर से लेन देन है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर जो भी हम HTML लिखेंगे, जो भी हम काम करेंगे ना, वो पहले सर्वर पे जाएगी सीधा। सर्वर मतलब कौन, हमारा बैकएंड, वो हमारे पहले बैकएंड पे जाएगी, फिर वो बैकएंड से HTML जनरेट होकर फिर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। अ, हम्म, हेलो। आवाज आ गई? सही है। तो मैंने नेक्स्ट इसके बारे में आपको बता दिया कि ये हमारे पास इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, ठीक है। स्टैटिक के लिए ये स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, जबकि रिएक्ट जे जो है ना ये स्टैटिक होती है। राउटिंग की अगर बात करें, रिक्वायर एक्स्ट्रा पैकेजेस रिएक्ट राउटर डोम वगैरह आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर खुद बता रहा है कि जब आप रिएक्ट का यूज़ करोगे तो रिएक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे कि रिएक्ट राउटर। जबकि यहाँ पर बिल्ट इन फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, यहाँ पर जैसे आप फाइल बनाओगे इसकी राउटिंग खुद ही हो जाएगी। एसयू की अगर बात करें, यहाँ पर हार्डर, यानी कि हार्डर मतलब है कि थोड़ा टफ है यहाँ पर काम करना, टू ऑप्टिमाइज करना ब्लैंक HTML शेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाईली ऑप्टिमाइज है, प्री रेंडर्ड HTML मिलेगी यहाँ पर आपको, यानी कि बिल्ट इन इसके अंदर एसयू अवेलेबल है। डेटा फेचिंग की अगर बात करें, यहाँ पर आपको लेफ्ट टू द डेवलपर एक्सियोस का यूज़ करना पड़ेगा, फेच वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर बिल्ट इन सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप उसके ज़रिए यहाँ पर फेचिंग करोगे डेटा से। बाकी बैकएंड कंपेटिबिलिटी की बात करें तो ये सिर्फ फ्रंट एंड ओनली है, बाकी यहाँ पर ही जो है फुल स्टैक है। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कमांड रन करी थी, आप देख सकते हो सारी चीज़ें मेरे पास सेटअप हो गई हैं। मैं इसको अपने पास, अरे ये आपने कौन सी कमांड रन की थी, दोबारा बता सकते हैं आप? ये npx create वाली नेक्स्ट? ये मैंने ये वाली कमांड रन करी है, ये वाली। npm वाली? हाँ, NPM वाली करी है, NPM क्रिएट नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट और ./। ये रही है सर मेरा कमांड। क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर नेक्स्ट जीएस में हम राउटिंग करेंगे तो पेज ऑटोमेटिक खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे? हाँ हाँ, यहाँ पे क्योंकि फाइल बेस्ड राउटिंग है ना, इसलिए। सही है। और यहाँ पे मैं आईडी एंटी ग्रेविटी का यूज़ करूँगा, इसका एंटी ग्रेविटी। मतलब अभी सॉफ्टवेयर है ना? ये VS कोड की तरह का ही है बस। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करा है, तो यहाँ पर इस वाली फाइल में तो सारा टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप बता रहा है वो, कि यहाँ पर सारी टाइपस्क्रिप्ट के बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये एंटी ग्रेविटी में ओपन किया है? जी बेटा। नेक्स्ट जेस, ये इसका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये इसका सेटअप है। सबसे पहले तो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। ये सारी टाइप स्क्रिप्ट है जो इसके अंदर बिल्ट इन सेटअप है, आप लोगों को कुछ खास काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। तो बाकी रीडमी की फाइल है, इसको भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो रीडमी की फाइल होती है जो हमारे गिटहब के नीचे नज़र आ रही होती है। बाकी पोस्ट CSS, ये इसने टेलमेंट CSS के लिए पूरा सेटअप किया हुआ है, तो आप लोगों को इसको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेलमेंट का सेटअप है। इसमें जो समझने वाला काम है सिर्फ वो SRC के अंदर है, बाकी पैकेज जेसन को भी आप जानते हो, जहाँ पर हमें ये पता चल रहा होता है कि बिल्ट इन इसने क्या क्या सेटअप किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बिहाइंड द सीन ये भी रिएक्ट का यूज़ कर रहा है और रिएक्ट डोम का यूज़ कर रहा है, और इसके अलावा बस नेक्स्ट अपना खुद का कुछ फीचर लेकर आता है जो कि रिएक्ट 16 इस वक्त आप देख सकते हो लेटेस्ट है हमारे पास नेक्स्ट जेस। बाकी सब वही रिएक्ट वाली चीज़ है इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो रही है, तो इसको भी आपको बिल्कुल समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नेक्स्ट जेस की कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी। एक है ESLint एरर हैंडलिंग के लिए, जो रिएक्ट के अंदर भी होता था,
बाकी ये क्लाउड वाला ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे बोला था कि हम एआई एजेंट का यूज़ करेंगे, तो इस वजह से आ रहा है। आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। बाकी गिट इग्नोर की फाइल है। पब्लिक फोल्डर आप लोगों का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जैसे रिएक्ट में पब्लिक फोल्डर होता था तो उसके अंदर, लेकिन हम वहाँ पर ना फाइलें वगैरह नहीं रखते थे। हम लोग एसआरसी फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर बना के फाइलें रखते थे, इमेजेस वगैरह रखते थे, लेकिन यहाँ पर ये पब्लिक में रखी जाती हैं। तो जितनी भी इमेजेस वगैरह होंगी वो सब आप पब्लिक के अंदर यूज़ करोगे। तो बाकी इसके अंदर और कुछ भी खास काम नहीं है। बाकी अब सारा जो गेम है वो एसआरसी के अंदर है। अब एसआरसी के अंदर भी दो फोल्डर है, एक है एसआरसी और एसआरसी के अंदर है एप जेस का, जो मैं आपको बोला था ना एसआरसी डायरेक्टरी होनी चाहिए। कस्टमर सेटिंग में जरा खोले टर्मिनल अपना, सेलेक्ट कौन कौन से किया आपने? ऑप्शन कौन कौन से सिलेक्ट करे मैंने? ये सारे आपको टिक लगे हुए नजर आ रहे होंगे, ग्रीन वाले, ये ब्लू वाले, तो वो सारे मैंने टिक करे हुए। जैसे यहाँ पे टाइप एस्केप पे यस करा है, ईएस लिंक को सिलेक्ट करा है, यहाँ पर नो करा है, इसको टेलमेंट को यस करा है, एसआरसी डायरेक्टरी को यस करा है, रिकमेंडेड वाले को यस किया है, एलियासिस वाले को नो किया है, एजेंट वाले को यस किया है। इस तरह से ही मैंने करा है। सही है। बस यही सेटअप है इसका, यहाँ तक करना है, हाँ आगे फाइलें खुद आ जाएंगी। हाँ हाँ। ओके सर। अब यहाँ पर जो है एसआरसी के अंदर यहाँ पर एप नाम का एक फोल्डर है। अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊं, इस एसआरसी के अंदर एप नाम का फोल्डर है। उस एप के अंदर यहाँ पर सारे मटेरियल है जो हमारे पास, जो ये डेटा आपको नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर एसआरसी डायरेक्टरी बनाना ज़रूरी है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप लोगों को एसआरसी ज़रूरी हो जाती है, तो एसआरसी का आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं इसका प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ रन करने के लिए। यहाँ पर एक कमांड होगी npm run start, npm run dev बोल के। जैसे आप लिखोगे 3000 पोर्ट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, और मैं इसको यहाँ पर आके स्टार्ट कर लेता हूँ 3000 के ऊपर ही। ये इनिशियली मेरे पास इस तरह का स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर एक इशू आपको नजर आ रहा होगा, ये इशू आपके पास नहीं आएगा और आपके पास बल्कि आ सकता है। ये इसका आसान वर्ड में जो मतलब है वो कहने का ये है कि हमारे पास देखो कई सारी एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है ना। मैं बहुत सारी यहाँ पर एक्सटेंशनों का यूज़ करता हूँ, तो ये बेसिकली एक्सटेंशन की वजह से जो है ना वो हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अदरवाइज ये करेगा नहीं। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो पर रन करूँ तो वहाँ पर कोई इस तरह का इशू होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सब कुछ सही है। तो इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर जो भी हमने काम किया है, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जो हमारे पास रिएक्ट जेस होती थी तो वहाँ पर हमारी सबसे मेन फाइल होती थी main.jsx। यहाँ पर main.jsx नहीं होती, यहाँ पर होता है लेआउट, ठीक है, लेआउट होता है यहाँ पर। ये सबसे इसकी मेन फाइल है। जो आपको अभी बाय डिफॉल्ट कचरा नजर आ रहा है वो लेआउट से नहीं आ रहा, वो आपको यहाँ पे पेज से नजर आ रहा है। जो मैं आपको रिएक्ट के हिसाब से कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। रिएक्ट में क्या होता है कि हमारी जो सबसे पहली मेन फाइल होती थी main.jsx, तो यहाँ पर होती है layout.jsx। अब इसी के अंदर ही ये सारा काम इसने करके रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें बता रहा है कि इंपोर्ट करो नेक्स्ट जेस के अंदर से। देखो अभी हमें रिएक्ट जेस के अंदर अगर गूगल फ़ॉन्ट्स हमें चाहिए होते थे, गूगल से हमें जो है ना फ़ॉन्ट्स चाहिए होते थे, वहाँ पे जाते थे, वहाँ से लिंक उठा के लाते थे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट जेस के अंदर से ही गूगल के फ़ॉन्ट उठा लेता है वो। तो ये आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ें लाने की इतनी कुछ खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आप ला सकते हो फिर भी। बट वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक गेस्ट करके आइकन का फॉन्ट फैमिली का नाम आ रहा है, गेस्ट मोनो का नाम आ रहा है, मल्टीपल। आप अपने हिसाब से और भी फॉन्ट फैमिलीज को आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप बोलो कि मुझे कोई और फॉन्ट फैमिली चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गेस्ट जो है इसकी फॉन्ट फैमिली उसका सेटअप कर रही है। इसके अलावा अपने हिसाब से जो है ये दो फॉन्ट फैमिली का सेटअप कर रहा है। एक तो जी सर मैंने सर्वर स्टार्ट किया, मेरा एरर दे रहा है ये। आपने कोई एरर मारा होगा। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया। मतलब ये टिक आपने लगाए हुए हैं, 145 पैकेजेस इंस्टॉल हो गए सारे। मतलब फाइल तो अंदर सही इंस्टॉल हुई, लेकिन ये एरर एरर आ रहा है। आप फोल्डर के बाहर काम कर रहे होगे। आपका जो टर्मिनल है ना फोल्डर के बाहर होगा। टर्मिनल को फोल्डर के अंदर खोलो। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये बाय डिफॉल्ट एक चीज नोट करो। यहाँ पर आपको बिल्ट वो जो टाइटल होते थे, जो हम जो रिएक्ट के अंदर HTML में करते थे, टाइटल लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, वो सब चीज़ें इधर मिल जाएगी। देखो क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर ये क्रिएट नेक्स्ट स्टेप आ रहा है। बाकी जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, ये डिस्क्रिप्शन है इस ऐप का। तो ये बाय डिफॉल्ट ये इसको एक्सपोर्ट कर रहा है और ये हमें यहाँ से HTML रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसकी ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा, हमें सिर्फ नेक्स्ट जेस का थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर समझना है। तो
ये आप लोगों की बस HTML है। अभी सारा काम लिखे आप लोगों को वैसे लेआउट में करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सारा काम करोगे ये पेज के ऊपर। अब ये पेज बाय डिफॉल्ट जो है ना, अभी यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी सब यहाँ से इंपोर्ट हो रही होती हैं, तो हमें एक शेड सीन वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से यूज़ होगी। और यहाँ पर इसने होम का पेज का कंपोनेंट बनाया हुआ है। अगर ये सारा कचरा मैं हटा दूँ और बिल्कुल क्लीन करके, जैसे हम लोग पहले रिएक्ट में काम करते थे वही काम इधर करूँ, तो ये देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लीन है। अगेन एक बार इसको रिफ्रेश करा और देख सकते हो पेज इस तरह का नज़र आएगा। तो ये इसका एक बेसिक सेटअप है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अच्छी चीज़ ये है सर यहाँ। ये आपने REFC करी है, TSREFC करी है? नहीं बेटा, RFC करिए। इसके अंदर एक चीज़ नोट करो कि आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर पेज डॉट, जैसे रिएक्ट में होता था ना, रिएक्ट में कंपोनेंट बनाते थे तो वहाँ पे हमेशा कंपोनेंट का पहला लेटर कैपिटल लिखते थे। यहाँ पर भी कंपोनेंट का पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन ये जो पेज लिखा हुआ है ना, ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये एक फाइल होती है। आपको इसी नाम से ही फाइल हमेशा बनानी है, याद रखना। जब भी आप कोई काम करोगे, जब भी आप कोई पेज बनाओगे, जैसे कि हमारा app.jsx होता था, या हमारा मेन पेज होता था, नज़र आता था स्क्रीन के ऊपर, जैसे home.jsx होता था, about.jsx होता था। यहाँ पर पहली बात तो टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो JSX की जगह पर TSX हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो हम लोग होम या अबाउट लिखते थे, यहाँ पर अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेजेस बनाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को फोल्डर बनाने पड़ते हैं, और फोल्डर में हमेशा आप नाम जो है ना पेज दोगे, हमेशा। मतलब पेज के अलावा कुछ और नाम नहीं दोगे, जैसे होम दे दिया, अबाउट दे दिया, नहीं, ये नाम नहीं दोगे। हमेशा पेज लिखोगे, और पेज भी स्मॉल में ही होगा। अब अंदर जो है, ये जो आप पेज लिख रहे हो ना, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे इसको अपनी समझ के लिए आप चाहे इसको होम कर लो, या आपको कुछ नहीं बोलेगा, मतलब ये कोई एरर नहीं देगा आपको। आपने भले इसको होम कर दिया, बाहर भले पेज के नाम से फाइल बनी हुई है, बट अंदर आप होम कर दोगे तब भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, तब भी ये चलेगा। तो ये चीज़ होती है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैं हेलो नेक्स्ट.जेएस कर दिया तो हेलो नेक्स्ट.जेएस यहाँ पर आ गया। अब मैं इसके फोल्डर के बारे में बात करता हूँ। अगर आप मल्टीपल पेजेस बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर ऐप के फोल्डर के अंदर आओ, और जैसे कि आपको अबाउट का पेज बनाना है तो यहाँ पर डायरेक्टली बस आप अबाउट लिख दो, बस ये समझ लो कि बाहर ये राउट बन गया होगा, ये बाहर राउट बन गया होगा। और यहाँ पर आपके अंदर आपने फाइल को इस नाम की बनानी है, page.tsx। यह मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ कि हमेशा पेज नाम में रखोगे, ठीक है। अभी इनका नाम आप अभी चेंज करना चाहो तो ये आपकी मर्जी है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पर आके /about लिखूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अबाउट आ गया। तो कोई मैंने राउटिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे काम करा है। इसलिए कई मतलब ये इसलिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। अब आगे देखते हैं कुछ और राउट्स हम बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसी ऐप के फोल्डर के अंदर एक राउट और बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम रखते हैं जैसे कि रजिस्टर। मैं पूरा उस तरह का सिनेरियो बना रहा हूँ जो हम लोगों ने नेक्स्ट.जेएस के ऊपर एपीआई बनाई है, मैं उस तरह के राउट्स बनाऊंगा। और यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया, लॉगिन साइन अप हो गया, ये सारे पेजेस अलग अलग करके बनाएंगे और सारों के साथ काम देखेंगे किस तरह से होगा। रजिस्टर हो गया, रजिस्टर के अंदर नाम रखूंगा page.tsx। ये रजिस्टर, ये आप नाम भले इसका कुछ भी रख देना, पेज रखे रहने दो, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं इसको रजिस्टर करूं तो आप देख सकते हो कि रजिस्टर का पेज भी आ जाएगा। बड़ा सिंपल और आसान तरीका है। मैं इसके अलावा एक राउट और बनाना चाहूँगा जैसे कि लॉगिन का, और लॉगिन के अंदर page.tsx। तो मैंने लॉगिन का एक फोल्डर बनाया जिसमें मैंने page.tsx करा। इसको भी इस तरह से कर लेते हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ को भले आप पेज भी छोड़ दोगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। ये लॉगिन करा, ये लॉगिन का राउट भी चल रहा है, सही है। एक राउट हमें और चाहिए होगा जिसके अंदर हम लोग ओटीपी देखेंगे, ओटीपी वेरीफाई। ओटीपी को वेरीफाई करवाने के लिए हम पेज बनाएंगे, या वेरीफाई ओटीपी या ओटीपी वेरीफाई ओटीपी कर लेते हैं। वेरीफाई ओटीपी, ये हमारे पेज का नाम है, मतलब ये हमारे राउट का नाम होगा इस तरह से। और हम इसमें फाइल बनाएंगे page.tsx ओटीपी वेरीफाई। इसके अंदर यहाँ पर आके लिखते हैं वेरीफाई ओटीपी। ये देख सकते हो वेरीफाई ओटीपी, ये हमारे राउट का नाम आ गया। और हमें क्या क्या राउट चाहिए होंगे
एक हमारा मेन पेज तो ये वैसे ही हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल मेन पेज हो जाएगा। अबाउट तो मैंने खैर वैसे ही बना दिया। और क्या हो सकता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, बस ठीक है, फ़िलहाल तो हम इसको इतना ही रखते हैं। तो आप लोगों को राउटिंग समझ आ गई होगी किस तरह से मैं इसमें राउटिंग कर रहा हूँ। हाँ, डायनेमिक राउटिंग अगर करनी है तो डायनेमिक के इसमें अलग तरीके होते हैं, नेस्टेड राउटिंग के इसमें अलग तरीके होते हैं। नेस्टेड मतलब एक राउट के अंदर आप एक और जैसे राउट बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो वो हम चीज़ें भी आस्ते आस्ते आगे करके आगे देखते रहेंगे किस तरह से हम लोग ये काम करेंगे, तो वो नेस्टेड राउटिंग भी बन जाएगी। तो उसके लिए नेस्टेड राउटिंग में होगा ये कि जैसे ये अबाउट है, अभी आप अबाउट के अंदर भी आप एक डिटेल पेज दिखाना चाह रहे हो, जैसे कि स्लैश अबाउट और स्लैश डिटेल, इस तरह से आप एक पेज दिखाना चाह रहे हो, लेकिन अब ये पेज अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट जे देखो कितना अच्छा है कि इसने आपको खुद ही से बोल दिया कि पेज नोट फाउंड, ये पेज बोला अवेलेबल नहीं है। जबकि रिएक्ट जेस में याद होगा जब हम राउटिंग करते थे वहाँ पर स्टेरिक लगाते थे, स्टार का साइन लगाते थे, तो हम बोलते थे कि भाई ये आपने पेज जब दिखाना है जब आपके पास पेज अवेलेबल ना हो, यानी कि आपकी एप्लीकेशन में वो पेज नहीं हो, तब आपने 404 दिखाना है। बट यहाँ पर ये नेक्स्ट खुद ही हैंडल करता है इस चीज़ को। इसके अलावा नेक्स्ट लोडिंग को भी खुद ही से हैंडल करता है। कई सारे इसमें बेनिफिट्स आप लोगों को नजर आएंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन नजर आएगी, कई सारे ऑप्शंस हैं, हमें आगे देखते रहेंगे। तो अभी आपको जैसे अबाउट के पेज के अंदर एक और पेज बनाना है डिटेल पेज का, डिटेल, तो आप एक और पेज बना दो और डिटेल में फिर से एक फाइल बना दो किस नाम की, page.tsx। तो अब यहाँ पर जो आपका राउट होगा ना वो क्या राउट बन जाएगा, मैं इसका नाम भी चेंज करके डिटेल बना देता हूँ, ठीक है ना। रिफ्रेश करा, अब यहाँ पे देखो डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि स्लैश अबाउट स्लैश डिटेल। और अगर मैं डिटेल से हटूंगा तो ये सीधा अबाउट वाला खुल जाएगा, ये अबाउट पेज आ गया। लेकिन अगर अबाउट के अंदर मैं जाऊंगा डिटेल पेज पर तो ये डिटेल वाला पेज भी आ जाएगा, ये डिटेल पेज आ गया। तो ये इस तरह से नेस्टेड राउटिंग होगी, ये अबाउट और अबाउट के अंदर डिटेल। तो ये इसमें नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें डायनेमिक राउटिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप चाह रहे हो कि कोई हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के आगे स्लैश लिखें तो उसका डेटा फेच होकर आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पर हम रिएक्ट में यूज़ करते थे यूज़ पेरम्स का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी यूज़ पेरम ही होता है, बट यहाँ पर राउटिंग करने के लिए क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राउटिंग सर्च करूँ, राउटिंग इंफॉर्मेशन, तो अब ये जो है आपको राउटिंग सिखाएगा किस तरह से आप यहाँ पे नेविगेशन करते हो, राउटिंग किस तरह से करते हो। ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझा रहा है आप लोगों को, डेटा फेचिंग समझा रहा है, म्यूटेशन यानी कि डेटा को पोस्ट करना, कैशिंग करना, CSS लगाना, इमेज के साथ काम करना, फॉन्ट के साथ काम करना, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ये अब एक एक करके आप पढ़ोगे ना तो बहुत इसके अंदर आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से काम होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, लेआउट एंड पेज, लिंकिंग एंड नेविगेशन। देखो ये लिंकिंग एंड नेविगेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करा, सर्वर साइड रेंडरिंग, और ये कुछ ऑप्शन आपको बता रहा, इन नेक्स्ट जेस राउट्स आर रेंडर्ड ऑन सर्वर बाय डिफॉल्ट। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि नेक्स्ट जेस के अंदर याद रखना हमेशा कि ये जो है नेक्स्ट जेस के अंदर जो भी हमारे राउट्स होते हैं सर्वर साइड के ऊपर रेंडर होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो क्लाइंट साइड के ऊपर नहीं होते, जैसे रिएक्ट के अंदर क्लाइंट साइड पे होते हैं, यहाँ पर क्लाइंट साइड पे नहीं होते। क्लाइंट साइड पे करने के लिए आप लोगों को जो है ना एक स्ट्रिक्ट लगाना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यूज क्लाइंट का हमें यूज करना पड़ेगा, तो वो उससे क्लाइंट साइड बन जाता है बस वो। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब ये नेविगेशन की बात कर रहा है कि अगर आपको एक बटन से क्लिक करके दूसरे बटन के ऊपर जाना है वो किस तरह से करवाएगा, ये भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब ये पूरा इस तरह से काम समझा रहा है। पहले तो हमें यहाँ पर एक नेव बार भी चाहिए होगा ताकि सारा नेव बार के जरिए हो, ठीक है, सारा काम। तो फटाफट से एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट जेस का शेड सीन का सेटअप भी दिखा देता हूँ। शेड सीन की वेबसाइट पर जाना और शेड सीन UI। मैंने इसका सेटअप आप लोगों को रिएक्ट में नहीं बताया था, बट यहाँ पर नेक्स्ट जेस के अंदर देखते हैं किस तरह से होगी। तो इसके लिए आप लोगों को इसी की वेबसाइट पर जाना है और न्यू के ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करोगे ये आपसे बोलेगा कि आप अपनी वेब के अंदर किस तरह की UI चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेन्यू है,
और नेविगेशन की बात कर रहा है, अकॉर्डियन वगैरह किस तरह के होंगे वो तो एक अलग चीज़ है। मैं खैर इसको अगेन एक थोड़ा सा बेक करता हूँ, ठीक है। ओपन प्रीसेट इसको छोड़ दो। शफल, शफल में बेसिकली होता है ये आपको दिखाएगा कि भाई कलरिंग थीम क्या होगी। मैं अलग अलग शफलिंग करूंगा तो इस तरह की थीम या इस तरह की थीम। यह बोल रहा है कि आप अपनी नेक्स्ट.जेएस ऐप के अंदर किस तरह की थीम रखना चाह रहे हो। ये देख रहे हो कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज ज़रूर करो। और ये बोला है कि आप अपनी ऐप के अंदर डार्क थीम रखोगे, वाइट थीम, बस मैं बोलूँगा कि मैं मुझे डार्क थीम चाहिए। और मैं इसका जो स्टाइल है नोवा, ठीक है, ये यहाँ पर अलग अलग देख सकते हो कि ऑप्शंस आ रहे हैं। ये फॉन्ट फैमिलीज भी चेंज होती जा रही है इनकी ना। तो मैं इसके अंदर योगा स्टाइल आ रहा है, एक आ रहा है नोवा, और ये भी आया, ये भी आया, ठीक है। मैं इसको योगा रखता हूँ, वेगा रखता हूँ। और जिंक जो है ये इसकी थीम है बेसिकली ना। मैं इसको नेचुरल रखूँगा, नेचुरल। नेचुरल के अलावा कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैं यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के अंदर ये देख सकते हो मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे रोज़ कलर रखते हैं, ये मैंने इसका रोज़ कलर कर दिया। और इस वाले के अंदर भी मैं इसका डार्क रेड, एक डार्क रेड आ रहा है, एक आ रहा है रोज़, तो मैं इसको रोज़ ही रखूँगा। ये मैंने कलर थीम दोनों सिलेक्ट कर लिए कि मैं कलर यूज़ करने वाला हूँ। बाकी हेडिंग के लिए आप लोग फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हो, कौन सी मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं किस फ़ॉन्ट में वो होकर आना चाहिए, तो मैं इंटर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में अपनी एप्लीकेशन में इंटर का यूज़ करूँगा। आप ये गिस्ट का भी कर सकते हो, ये देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पर इंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी फ़ॉन्ट, दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि छोटी मोटी हेडिंग्स के लिए वो आपको क्या यूज़ करनी है, एंटर का यूज़ करना है या इसका यूज़ करना है, ये मल्टीपल आपके वो ऑप्शंस हैं, तो मैं इसके लिए भी एंटर का यूज़ करूँगा। आइकन के लिए आप ये बोल रहा कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहोगे आइकन्स के लिए, तो आइकन के लिए मैं यूज़ करूँगा लूसिड रिएक्ट का, ठीक है। तो ये वैसे तो अपनी मर्जी का आइकन दिखा रहा है, ये एक लाइब्रेरी का नाम है फोस्पर्स, तो मैं यहाँ पे लूसिड रिएक्ट आइकन का यूज़ करना चाहूँगा। मल्टीपल आइकन की लाइब्रेरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लूसिड रिएक्ट को प्रेफर करूँगा। रेडिक्स यहाँ पर एक ऑप्शन है, अभी मल्टीपल हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। रेडियस स्मॉल, जैसे बॉर्डर रेडियस होता है ना, ये उसके बारे में बात कर रहा है। लार्ज या मीडियम, या आप लोगों को स्मॉल चाहिए या नन चाहिए, तो ये बॉर्डर रेडियस की बात कर रहा है, तो मैं बिल्कुल इसको स्मॉल पे रखूँगा, ठीक है। ये स्मॉल वाला मुझे बॉर्डर रेडियस चाहिए। तो ये मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। बाकी मेन्यू वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस पे देखते हैं सॉलिड पे क्या फ़र्क कुछ नज़र आ रहा है क्या, नहीं, डिफ़ॉल्ट, चलो जी सॉलिड पे ही रहने देते हैं, इससे कुछ मुझे फ़र्क वैसे नज़र आया नहीं। बोल्ड वगैरह ठीक है, सबटिल ही रहने देते हैं इसको। बस ये हम लोगों ने इसका पूरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए थी, और इस तरह की मेरी ये पूरी एप्लीकेशन अब बनकर आने वाली है। जब भी मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर गेट कोड का एक ऑप्शन नजर आएगा, क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जेस पे चल जाना। नेक्स्ट जेस पे आप यहाँ पे जैसे वाइट वगैरह मल्टीपल ऑप्शन है जिसका भी यूज़ कर रहे हो, बट मैं नेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बना हुआ है तो अगर आप उसके लिए फिर ये कुछ ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं थीम्स वगैरह, तो मैं न्यू बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये कि कर्सर पॉइंटर बटन्स के ऊपर, तो मैं बोलूँगा हाँ यार, जब मैं बटन पे होवर करूँ तो उस पर कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। बाकी इन दोनों को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि मैं npm का यूज़ कर रहा था तो मैं npm वाली कमांड ही सिलेक्ट करूंगा। अगर आप pnpm का यूज़ करें तो आप pnpm को सिलेक्ट करोगे। तो npm को सिलेक्ट करा और इस कमांड को करा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इधर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेस्ट मैं इसको करूंगा तो अब ये मुझे क्या करेगा, मेरे से बोलेगा बनाना है नहीं बनाना, तो मैं बोलूँगा यस बनाना चाह रहा हूँ मैं, यानी कि शेड से इनका सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो अब ये इस src डायरेक्टरी में एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाएगा, ठीक है। तो वो हमारे काम की चीज़ है। असल में src डायरेक्टरी बनाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था, याद रखना जब भी आप एप्लीकेशन के अंदर, इस ऐप के अंदर जो फोल्डर बनाओगे ना, वो आपका राउट बन जाएगा। मतलब आप ऐप के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप बोलोगे यार मैं कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ और उसमें मैं अपने सारे कंपोनेंट्स बना के रखूँगा, तो आप जो कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना रहे हो ना, वो आपका कंपोनेंट नाम का फोल्डर नहीं बनेगा, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर बाहर जाके वो राउट बन जाएगा। फिर जब हम यहाँ पर स्लैश कंपोनेंट लिखेंगे ना, तो वो आपको कंपोनेंट का राउट नज़र आएगा। तो इसीलिए src डायरेक्टरी मैंने इसलिए आप लोगों को बोला था क्या आप ऐप के बाहर कंपोनेंट नाम का फिर फोल्डर बनाओगे, अंदर नहीं बनाओगे। अगर आपने ऐप के अंदर बनाया ना, वो राउट बन जाएगा, और अगर आपने बाहर बनाया तो फिर वो उसका कोई लेन देन नहीं है, राउट नहीं बनेगा, फिर वो कंपोनेंट का फोल्डर ही रहेगा। अब इस कंपोनेंट फोल्डर में आप देख सकते हो एक बटन नाम का कंपोनेंट बना हुआ आगे शेड से ने बनाकर दिया है।
बाकी उसने अपना खुद के सेटअप करें, तो आप लोगों को इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस वो कंपोनेंट की लाइब्रेरी सारे कंपोनेंट सेटअप कर रहे हैं अपने वो। तो बहरहाल ये मेरा पूरा सेटअप हो गया। अब मैं सिर्फ इसको ये ट्राई करूँगा कि क्या मेरे पास, ठीक है, क्या मेरे पास यहाँ पर ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, कौन, शेडसीएन। तो इसके लिए मैं किस तरह से हेलो नेक्स्ट के ऊपर ट्राई करूँगा कि भाई ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐप, ऐप के अंदर पेज, पेज के अंदर इधर आने के बाद हम लगाते हैं एक बटन, बटन, और ये देख रहे हो कंपोनेंट के अंदर से उठकर आ रहा है। तो ठीक है, इसको लगाते हैं। और इसका यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास ये @ से आता है, ठीक है ना। ये होता है जो मैंने आप लोगों को शुरू के अंदर बताया था ना, एलियासिस के बारे में बताया था, ठीक है। एलियासिस, एलियासिस में ये होता है कि आपको ./ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली @ कंपोनेंट UI बटन। और ये देख रहे हो बटन बनकर आ गया। और थीम जबकि हमने वहाँ पर सिलेक्ट कर चुके थे तो पहले से ही वो इस थीम के अंदर लेकर आया है। अब हमारी पूरी एप्लीकेशन इसी थीम के ऊपर बनने वाली है, यानी कि ये रोज़ कलर होगा और इस तरह का काम हो रहा होगा। कई सारे इसमें प्रॉप्स वगैरह भी होते हैं कि इसका आप साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। साइज़ में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लार्ज आइकन या इस तरह का मल्टीपल आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहरहाल हम इसको अभी आस्ते आस्ते एक्सप्लोर करते जाएंगे चीज़ों को, तो उसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। इतना नेक्स्ट का सेटअप समझ आया आप लोगों को? सर इसका अगर हमने कलर चेंज करना तो कैसे करेंगे? वो फिर अलग से आपको क्लास यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। मतलब ये जो रेड कलर था हट जाएगा? हाँ, सही। अच्छा जी। शेड सेन का सेटअप भी हो गया, ठीक है। जिस तरह की थीम में चाह रहा था वो सारा काम हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर लॉगिन का फॉर्म, ठीक है, लॉगिन और साइन अप का फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना कार्ड। एक कार्ड नाम का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा, कार्ड के अंदर सबसे ऊपर ही ये फॉर्म आ रहा है। बाकी इसके अलावा एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, ठीक है, शेडसीएन ब्लॉक करके, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये वैसे तो ज़्यादातर इसके बाद पेड ही हैं, लेकिन गुजारे लायक कुछ हमारे लिए निकल जाएगा यहाँ पर काम। तो मैं इसके अंदर से कार्ड पर ही जाऊँगा। ये फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्म के अंदर जाने के बाद ये फ्री के ऊपर सिलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पर इसके बाद कई सारे ऑप्शंस हैं, देख रहे हो कितने सारे बने बनाए फॉर्म दे रहा है, ये वाला फॉर्म, ये लॉगिन सबमिट वगैरह। लेकिन जब आप इसको गेट करोगे तो ये आपसे पैसे मांगेगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है। देखो बहुत सारे फॉर्म हैं इसके बाद, बहुत सारे तरीके के, तो ये आपसे पैसे मांगेगा। तो आपको फ्री वाले पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि जितने भी हो ना, बस ये फ्री वाले आपके लिए इसके बाद 5 ही हैं, वरना तो वैसे इसके बाद टोटली इसके बाद 56 थे, 56 थे इसके बाद टोटल, सिर्फ फॉर्म वाले, ठीक है। तो ये आपको फ्री के अंदर सिर्फ 5 प्रोवाइड कर रहा है, इस पर आपसे पैसे नहीं मांगेगा। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं ईमेल के साथ कर रहे हैं, मतलब हमें ईमेल के साथ काम करना है, लॉगिन करवाना है, साइन अप कराना है। तो मैं इस वाले के साथ क्लिक करूँगा, इस पर ईमेल वैलिडेशन पर, और थीम मेरी यही रहेगी, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। और अगर मैं आगे नेक्स्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये ऑप्शन भी लेकर आ रहा है क्रिएट वाला, ठीक है ना, कंफर्म पासवर्ड वगैरह। और आगे जाएंगे और ऑप्शन भी लेकर आ जाएगा। बट यहाँ पर ये है कि जैसे आप इससे कोड मांगोगे तो अब ये पेड वाले आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आप इससे कोड मांगोगे पैसे मांगना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए आप जब नेक्स्ट करो तो सोच लेना पहले, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्रो, ठीक है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे कोड मांगोगे फिर वो आपसे पैसे मांगेगा। और थोड़ा और प्रीवियस करो तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फ्री, तो इसको जब आप कोड मांगोगे तो वो आपसे कोड दे देगा। अब इस कोड का जो सेटअप है, इसके लिए आपको कई सारी लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, रिएक्ट, हुक, फॉर्म, ठीक है। आपको यहाँ पर रिजॉल्वर, ये जोड बेसिकली एक लाइब्रेरी है, वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाती है। जब आप फॉर्म की वैलिडेशन करते हो ना, जैसे हम लोग लगाते हैं नेम अगर नहीं आ रहा, ईमेल नहीं आ रहा, पासवर्ड नहीं आ रहा, ये सारे काम ये जोड अच्छी तरीके से खुद ही हैंडल कर लेता है। तो आप लोगों को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको npm इंस्टॉल जोड करने की ज़रूरत होती है। तो ये जोड का ही यूज़ कर रहा है, आप देख सकते हो। कौन यूज़ कर रहा है? शेडसीएन। शेडसीएन बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर आप फॉर्म बनाना चाह रहे हो, फॉर्म के साथ काम करना चाह रहे हो, तो बोल रहा है मैं जोड के साथ वैलिडेशन करके दूंगा आप लोगों को। और फॉर्म किस तरह का बिहेव करेगा, जब आप इसको फॉर्म को सबमिट करोगे तो इस तरह की सारी वैलिडेशन खुद ही हैंडल कर रहा है। और जब आप ईमेल गलत लिखोगे तो वो सारी चीज़ें खुद ही से वो चेक करेगा वो। बहरहाल मुझे इसका जो है ना ये कोड चाहिए,
कोड जो है, कोड को चाहने से पहले आप लोगों को ये एक कमांड दे रहा है, बोला इस कमांड को आप अपने पर रन कर लो, ठीक है ना। ये कमांड मैंने कॉपी करी। कॉपी करने के बाद थीम वगैरह वो आपको दिखा रहा है कि आपके पास किस तरह की थीम होगी, ठीक है ना। वो आपको थीम यहाँ से सिलेक्ट करनी है, रेड रोज, ठीक है। मेरे पास जो थीम है वो यही वाली है, क्योंकि मुझे भी इस तरह की चाहिए थी। और डाउनलोड कंपोनेंट भी कर सकते हो, डाउनलोड सीएसएस भी कर सकते हो, इंस्टॉल डॉक्स भी कर सकते हो। तो बहरहाल मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस कमांड को कॉपी करा। और इस कमांड को रन करने से पहले याद रखना शेड चेन का सेटअप होना ज़रूरी है 100%। अब इस कमांड को जब मैं अपने पर रन करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जोड वगैरह सब चीज़ें खुद इंस्टॉल कर देगा। अभी देखना ये यहाँ पर जोड वगैरह का सेटअप खुद ही कर देगा। कर दिया इसने, देखो जोड भी इंस्टॉल हो गई है इस कमांड के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें खुद ही से सेटअप कर देगा, क्योंकि इसको ये बात मालूम है कि इस वाले कोड को रन करने के लिए आपको जोड का सेटअप होना ज़रूरी है, मतलब ये सारी चीज़ें सेटअप होना ज़रूरी है। अब एक चीज़ नोट और करो कि जब मैंने ये सारा काम करा और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इधर आपके पास ये कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास कनेक्टेड दिखा रहा है, कोई एरर नहीं है, और बाय डिफॉल्ट ये सर्वर साइड से काम हो रहा है। अब यहाँ पर जब आप इसको क्लाइंट साइड बनाना चाहोगे, जब अगर आप बाय चांस इसको क्लाइंट साइड, अब क्लाइंट साइड कब बनाएंगे, देखो बात को समझना। ये जो बटन है आप दोनों से या देख रहे हो, तो आप लोगों से मेरा सवाल है, क्या हम लोगों ने जो बैकएंड बनाया अभी तक, बैकएंड बनाते टाइम पर क्या हमने वहाँ पे क्लिक करना सीखा कि बटन पे क्लिक करें तो डेटा शो हो जाए बैकएंड के अंदर? नहीं। क्योंकि हो भी नहीं सकता वहाँ पर। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो सर्वर है, सर्वर का काम है सिर्फ बैकएंड को बनाना, ना कि कोई क्लिक कराना, ना कोई प्रोडक्ट स्क्रीन पे शो कराना, ये उसका काम नहीं है। वो फ्रंट एंड वाले का काम है, वो फ्रंट एंड का हैंडल करने का काम है। तो ये जो बटन है, मैंने क्या बोला आपको, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा सर्वर साइड हो रहा है, यानी कि जितना भी हम सब काम करेंगे वो सब सर्वर पे हो रहा होगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि यार ये जो मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये बटन मैंने लगाया ना, एक तरह से ये कह लो कि ये गलत है। अगर आपने बना तो दिया बट ये गलत है। उसका रीज़न ये क्योंकि सर्वर के ऊपर कोई बटन वगैरह नहीं होता। अगर आप बटन बनाना ही है तो आपको यहाँ पर इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया सर्वर साइड कंपोनेंट होता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर यूज़ क्लाइंट का आप यूज़ करोगे, ये आप स्टेरिक लगा दोगे। और ये प्रीफिक्स लगाने से होगा ये कि आपका ये जो कंपोनेंट है ये आपका वो क्लाइंट साइड बन जाएगा, ठीक है। ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर आपके क्लाइंट के ऊपर से आ रहा है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने बताया मेरे पास कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल है, उस वजह से ये एरर करता है। अदरवाइज ये आप लोगों के पास नहीं करेगा। अगर आपके पास भी कोई एक्सटेंशन है तो ये आपके पास भी करेगा, लेकिन अगर जब मैं इधर रन करूँगा तो कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पास रिएक्ट का पूरा सेटअप वापसी से स्टार्ट हो गया, जो हमारे पास रिएक्ट में भी एरर आता था, देख रहे हो। वरना जब ये, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन को हटा दूं, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, अगेन मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो अब ये हमारे पास जो है ये सर्वर साइड से रेंडरिंग करके देगा, ये आपको क्लाइंट साइड से रेंडरिंग नहीं करके देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। मैं इसका व्यू जो है ना यहीं से करूँगा ताकि कोई एरर्स वगैरह मुझे ना दे। अब जो क्लिक करने वाला काम था वो मैं अभी यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मुझे जो है ना, जो मैंने फॉर्म का सेटअप करा था, मुझे चाहिए फॉर्म। तो फॉर्म के लिए मैं इधर से इस वाले कोड को कॉपी करूँगा, और यहाँ पर भी देखो यूज़ क्लाइंट इसने यूज़ करा, क्योंकि आपको पता है फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं तो वो सारा क्लाइंट का काम होता है सर्वर के ऊपर। वो समझ ही नहीं आएगा कि फॉर्म क्या होता है, इनपुट क्या होता है, और क्लिक किस पे कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉगिन के पेज पे आके सारा कोड पेस्ट कर दूंगा, एग्जाम्पल को चेंज करके पेज बना दूंगा, या इसको लॉगिन कर लो, आपकी मर्जी है। पेज लॉगिन करना चाहो तो लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। जब मैं अपने पेज के ऊपर जाऊँ, मैंने कोड तो कॉपी पेस्ट कर दिया है, /login, देख रहे हो, इस तरह से ये फॉर्म नज़र आएगा। अब इस फॉर्म के साथ थोड़ा बहुत आप लोगों को काम आना चाहिए, मतलब कि स्टाइलिंग वगैरह करना। तो इस चीज़ की, ये सारा काम आप लोगों को खुद से हैंडल करना पड़ेगा। मेरा काम ये है कि भाई मैं इस कोड को उठाऊंगा, एक डिव बनाया और डिव के अंदर इसको पेस्ट करा, और अब मैं इसकी स्टाइलिंग करके स्क्रीन के सेंटर में इसको लेकर आऊँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगाकर क्लास, और इसको लगाया फ्लेक्स,
और आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके अलावा हाइट स्क्रीन, और मेरे ख्याल में ठीक होगा ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। देख रहे हो, ये स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर वगैरह खैर आप सारी चीज़ें इसको हैंडल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर एक काम और करूँगा, बैकग्राउंड सेकेंडरी, ये बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा, बट मुझे खैर वो करना नहीं है। मैं एक बॉर्डर लगाऊंगा पूरे फॉर्म के ऊपर, ये आप देख सकते हो बॉर्डर आ रहा है, पूरे फॉर्म के ऊपर आ रहा है। बाकी पेडिंग दे दो, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर पेडिंग दे दी, और बॉर्डर रेडियस वगैरह आप इसको देना चाहो तो दे सकते हो, अपने हिसाब से इसको हैंडल कर सकते हो। तो ये मेरा सिंपल सा एक फॉर्म बन गया। बॉर्डर इसको, पेडिंग इसको 5 की कर देंगे, ठीक है। और ये कंटिन्यू की जगह पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, कंटिन्यू की जगह पे मैं यूज़ करूँगा, कहाँ गया कंटिन्यू, ये रहा, इसकी जगह पे यूज़ कर दूंगा लॉगिन। तो इस तरह का गेम है। हेडिंग्स वगैरह आप डालना चाह रहे हो तो वो डाल सकते हो कि ऊपर भाई लॉगिन करना है, या इस तरह का जो भी है। पहले इधर एक लॉगिन लिख देते हैं, ये लॉगिन आ गया। मज़ीद आप स्टाइलिंग इस पर कर सकते हो, लॉगिन टू योर अकाउंट, और मार्जिन टॉप से थोड़ा सा एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको कैपिटल कर देंगे। कैपिटलाइज, लॉगिन टू योर अकाउंट, ठीक है भाई। इसको 2 पे ही रखेंगे, सही है। एक अंडरलाइन में और लगाऊंगा इस पर, अंडरलाइन। अब ये हमारा लॉगिन फॉर्म हो गया। इसके अंदर हमें एक ईमेल चाहिए होगा और एक चाहिए होगा पासवर्ड, ठीक है, एक चाहिए होगा ईमेल और एक चाहिए होगा पासवर्ड। तो मैं इधर क्या करूँगा, इसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली अगर समझना चाहो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम और ज़्यादा ये समझ लो लंबाई में जाएंगे और ज़्यादा डीप में जाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट जेस की ये बेसिकली सारा जोड का काम हो रहा है, जोड अपनी खुद की वैलिडेशन को हैंडल कर रहा है, तो आप लोगों को इसके लिए जोड पढ़नी पड़ेगी। तो जोड की लाइब्रेरी का मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करा हुआ, उसको चाहो तो मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा अगर देखना चाहो तो। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को इसको ज़्यादा कुछ खास समझने की ज़रूरत नहीं है, बस वो खुद ही आप लोगों को समझा रहा है कि जेड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में जो जो फील्ड्स आपको चाहिए ना वो इधर आप की वैल्यू में बताते जाओ। जैसे कि आपको ईमेल चाहिए, आपने ईमेल लिख दिया, आपको कंफर्म ईमेल चाहिए। अब जैसे मुझे कंफर्म ईमेल नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए पासवर्ड, मैं यहाँ पे पासवर्ड का यूज़ करूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे पासवर्ड चाहिए। इस हिसाब से मैं अपने मैसेजेस चेंज कर दूंगा कि यहाँ पर अगर अब ये मैंने बोला ये स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम कम से कम एक करेक्टर तो हो, ठीक है, यानी कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, कम से कम एक करेक्टर तो आप पासवर्ड का दो। दूसरी बात, लेकिन मैंने ये भी बोला कि कम से कम जो है ना 8 करेक्टर का मुझे पासवर्ड चाहिए, कम से कम भी 8 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, और मैक्सिमम 12 से 12, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 12 होने चाहिए। रेजिक्स के मैंने कुछ रूल्स लगाए, यानी कि पासवर्ड को हार्ड करने के लिए कि एटलीस्ट अपर केस होना चाहिए, कम से कम लोअर केस होना चाहिए, उसके अंदर से एक नंबर होना चाहिए, उसके अंदर एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ इसके अंदर रूल्स अप्लाई करें। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि मेरे पास ईमेल और पासवर्ड होने वाला है, तो मैं यहाँ पर डेटा को हटाकर इस जगह पे क्या यूज़ करूँगा, पासवर्ड का, ठीक है, मैं पासवर्ड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं इसका पाथ भी चेंज करके पासवर्ड बना दूंगा। दूसरी चीज़, इसको मैं चेंज करके पासवर्ड बना दूंगा, तो जहाँ जहाँ पे कन्फर्म ईमेल लिखा हुआ था वो सब जगह पे मैं पासवर्ड का यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हो कन्फर्म ईमेल का जो मैसेज था इसके अंदर अब जो सारा काम है वो पासवर्ड पे होगा। अब मैं इधर आता हूँ, इसको भी चेंज करूँगा, यहाँ पे नेम को चेंज करके पासवर्ड कर दूंगा, कन्फर्म ईमेल को चेंज करके इसमें इनपुट पे भी जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको पासवर्ड करा। इसके अलावा कन्फर्म पासवर्ड की यहाँ पे पासवर्ड के साथ मैं काम करूँगा, ईमेल वाले को ऐसे छोड़ देंगे, और यू एग्जाम्पल @ आ रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे पासवर्ड, और इसका जो प्लेस होल्डर है इसको भी चेंज करेंगे, प्लेस होल्डर को चेंज करके यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड और टाइप भी इसकी पासवर्ड कर देंगे। तो एंटर योर पासवर्ड आ गया, और टाइप भी, और री एंटर योर कन्फर्म ईमेल का मैसेज चेंज कर देंगे यहाँ पर इसको री एंटर पासवर्ड, ठीक है, एंटर योर कन्फर्म पासवर्ड वाले मैसेज को एक काम करते हैं हटाते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसमें से हटा दूंगा। तो ये बस सिंपल सा इस तरह का हो जाएगा भाई। ये लॉगिन फॉर्म आपका रेडी हो गया। अभी मुझे साइन अप के लिए क्या करना होगा,
सेम टू सेम ये जो रजिस्टर वाला जो पेज है रजिस्टर, इसके ऊपर मुझे ये फॉर्म शो करना होगा और यही फॉर्म मैं कॉपी करके इसके साथ यूज़ करने वाला हूँ। मैं कंट्रोल C करा और रजिस्टर पे जाऊँगा। 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा और रजिस्टर में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। लॉगिन की जगह पे मैं इसका नाम रजिस्टर कर दूंगा, अगेन रजिस्टर, और इसको यहाँ पे भी मैं रजिस्टर करूँगा एग्जाम्पल की जगह पे, लॉगिन की जगह पे रजिस्टर। तो इसकी यूआई पे जाते हैं रजिस्टर की, आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये वाला सेम कोड आ रहा है। लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पर भी सेम यही देखने को मिलेगा। तो मैं अगेन रजिस्टर पे जाऊँगा और रजिस्टर पे जाने के बाद इसके अंदर एक नई फील्ड और ऐड करूँगा जो कि नेम, ठीक है ना। इसके अंदर एक नई फील्ड और ऐड करूँगा नेम। तो बस देख रहे हो, ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। काम आप लोग करते जाओगे, वो खुद ही आपको बताता जाएगा कि भाई हमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या क्या ऐड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी मुझे नेम बताना पड़ेगा कि भाई इसमें नेम आना चाहिए और स्ट्रिंग होगा मिनिमम एक नाम तो आपने, यानी कि एक कैरेक्टर तो देना ही देना है किसी भी सूरत में। तो ये हमने इसको बता दिया। अच्छा, ईमेल अगर बराबर है तो डू नॉट मैच। एक चीज़ मुझे जो खटक रही है वो मैं इस वाले को चेक करूँगा। रिफाइन वाले को अगर ईमेल पासवर्ड के बराबर नहीं हुआ तो डू नॉट मैच, तो ये चीज़ मुझे हटानी पड़ेगी। ये रिफाइन को हटा देना। ये बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हम पासवर्ड को चेक करते हैं ना, कंफर्म पासवर्ड, वही बताओ कि आपका कंफर्म पासवर्ड क्या है। तो ये उसी को चेक कर रहा है कि ये बोल रहा है आपका जो असली वाला जो पासवर्ड है और आपका जो एक तरह से कंफर्म पासवर्ड है वो अगर बराबर नहीं है तो बोलेगा ईमेल डू नॉट मैच। बट मेरे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा और मैं इस वाले को लॉगिन से भी हटाऊंगा, क्योंकि लॉगिन में भी मेरे लिए मसले वाली बात है ये, क्योंकि मुझे कोई कंफर्म पासवर्ड चेक नहीं करवाना है। तो इस चीज़ को मैं हटाऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर नेम आ गया, इधर भी नेम आ गया, नेम ईमेल पासवर्ड रजिस्टर में, क्योंकि मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं इसको चेंज करके रजिस्टर कर दूंगा और यहाँ पर नेम एक कंट्रोलर मैंने ऐड कर दिया। अच्छा 1 मिनट, इधर रजिस्टर करूँगा और इधर जो है ना वापसी से एक पूरा का पूरा, अब देखो यहाँ पे एक फील्ड ग्रुप आ रही है, एक इनपुट, ये फील्ड ग्रुप, इसमें एक कंट्रोलर ये आ रहा है जिसके अंदर हम सारा काम किसका कर रहे हैं, यूज़र से ईमेल ले रहे हैं। फिर आपके पास एक दूसरा कंट्रोलर आ रहा है जिसमें हम यूज़र से पासवर्ड ले रहे हैं। अब हमें एक तीसरा कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर से हम यूज़र से नेम लेंगे। चलो ठीक है भाई, तीसरा एक कंट्रोलर बना लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये ले भाई, ये हमने तीसरा कंट्रोलर बना दिया, इसके अंदर नेम आ गया और यहाँ भी नेम कर दिया, बैकग्राउंड आ गया और एंटर योर नेम आ जाएगा और ये टेक्स्ट फील्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास नेम का भी आ गया ऑप्शन, रजिस्टर योर अकाउंट, रजिस्टर टू योर अकाउंट, इस एस नहीं मैंने लगाया, रजिस्टर टू योर अकाउंट और नेम ईमेल पासवर्ड। और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो आई है ना, इसको मैं हटाना चाहूँगा। इसको मैं हटाना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन को। ये कहाँ से उठ कर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं फॉर्म को फिल करता हूँ, जैसे कि ये मैंने खाली छोड़ा तो आप देख सकते हो सारे एरर आ रहे हैं, और अगर मैंने इसको भरा और फिर मैंने एंटर करा तो इन 2 पर आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर अली लिख दिया और एंटर करा तो ये मेरे पास अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो @ मिसिंग है। ali@gmail.com मैंने लिखा, अभी ये सही है, सिर्फ पासवर्ड की गलती है। और अगर पासवर्ड के अंदर मैंने सिर्फ रहमान लिखा तो ये मेरे से बोलेगा कम से कम 8 कैरेक्टर तो होने चाहिए। तो ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा अब्दुल रहमान, एंटर करा तो बोला कम से कम एक अपर केस भी होना चाहिए। तो अपर केस के लिए R मैंने बड़ा ऐड कर दिया। तो अभी बोला एटलीस्ट 1 नंबर भी होना चाहिए, तो नंबर भी ऐड कर दिया। बोलेगा एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, तो ये स्पेशल करेक्टर ऐड कर दिया। अब ये बोल रहा है मस्ट बी मोस्ट 12 करेक्टर होना चाहिए, बट मेरे पास 12 से ज़्यादा होगा। तो अब इसको मैंने हटाया तो ये सही हो गया। तो पूरी वैलिडेशन इसके ऊपर प्रॉपर तरह से वर्क करेगी। आप लोगों को ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं, इस लॉगिन को चेंज करके हमें बनाना पड़ेगा रजिस्टर और एक काम और करते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे लास्ट के अंदर एक जो है ना इनपुट एक मतलब एक एंकर टैग होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, जहाँ पे वो क्लिक करके अगर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो फिर उसको नेविगेट करा सके हम लोग। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इस लिंक को जो है ना, इस लिंक को मैं, ये देख सकते हो नेक्स्ट लिंक,
ठीक है ना। नेक्स्ट लिंक में यहाँ से, जैसे कि हमारे पास रेट राउटर डोम होता था ना, यहाँ पर होता है नेक्स्ट लिंक। ये नेक्स्ट खुद का अपना जो है ना सेटअप देता है नेक्स्ट जेस। ये देखो, ये खुद की एक इसकी अपने पास से खुद देता है और ये बोलता है इसका यूज करो। और यहाँ पे टू नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एचरेफ बस। यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली एचरेफ होगा। तो अगर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो आप डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन पे आपको मूव करा देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन राउट बता दिया। और अगर 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 मैं लॉगिन पेज पर हूँ, अगर मैं लॉगिन पेज पर हूँ तो ठीक है, लॉगिन पे चल जाते हैं। हमारा जो लॉगिन वाला है, ये लॉगिन वाला है, तो इसके अंदर भी मैं नेक्स्ट लिंक लगाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि अगर आपके पास रजिस्टर ऑलरेडी है, अगर आप लॉगिन नहीं हो तो भाई अपने आप को रजिस्टर करा लो। तो ठीक है, डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराओ, तो वरना तो लॉगिन आप करा लो। तो ये दो ऑप्शन हम लोगों ने इसके अंदर रख दिए। तो ये बिल्कुल अभी तक तो परफेक्ट है। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि जब वो रजिस्टर हो जाएगा सक्सेसफुली, जब वो रजिस्टर हो जाएगा तो ये एंटर योर ईमेल एड्रेस का जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना, ये चीज़ मैं हटाना चाहूँगा रजिस्टर वाले से। तो चलते हैं पेज रजिस्टर, ये रहा। इस पे से भी मैं ईमेल के ऊपर से ये डिस्क्रिप्शन को हटाना चाहूँगा। ये चीज़ हटा लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है ना, जब मैं रजिस्टर कर लूँगा ना, तो रजिस्टर करते के साथ ही मुझे जो है ना OTP वाले पेज पर भेजना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, OTP वाले पे भेजने के लिए इधर आते हैं और ये यहाँ से मैं हटाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं काम ये करूँगा OTP के लिए, OTP यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। OTP यहाँ पे सर्च का भी पता नहीं ऑप्शन है कि नहीं। सर्च कंपोनेंट का कोई ऑप्शन नज़र तो नहीं आ रहा, बट इनके पास OTP ज़रूर होता है। अच्छा, OTP इनके पास नहीं भी होता तो मैं शेड सीन से उठा लूँगा, और शेड सीन वालों के पास OTP का ज़रूर होता है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे OTP, ठीक है। तो ये हमारे पास OTP बना हुआ आ रहा है कि ये OTP का ऑप्शन है, ठीक है। एक OTP का ऑप्शन ये वाला आ रहा है, एक OTP इस तरह का आ रहा है, एक इस तरह का आ रहा है, एक इस तरह का, ये मल्टीपल आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वेरीफाई का बटन आ रहा है। तो अब इसका मुझे कोड चाहिए। अब इसके अंदर से देखो कुछ चीज़ें हैं जो कि बोला आपको, बटन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास जो है लूसिडेक इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास एक कार्ड इंस्टॉल होना चाहिए, दूसरा आपके पास इनपुट फील्ड इंस्टॉल होनी चाहिए, और OTP इनपुट इंस्टॉल होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो ये आप कैसे चेक करोगे, आप SRC में आओगे, कंपोनेंट्स में वो आपको दिखाएगा कि आपके पास बटन भी है, फील्ड भी है, इनपुट भी है, लेबल भी है, सेपरेटर भी है, ठीक है। आपके पास ये बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, इनपुट, बटन, फील्ड, लेबल, सेपरेटर। लेकिन मुझे यहाँ पर एक इनपुट OTP की मिसिंग लग रही है, ठीक है, और एक कार्ड मिसिंग है मेरे पास से, और बस ये चीज़ें मेरे पास से, दो चीज़ें मिसिंग है, कार्ड और एक इनपुट OTP। अब ये जो है ना ये आपको जब इंस्टॉल कराएगा ना, तो सबसे ऊपर ही ऊपर ये आपको बोलेगा कि जब आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर लो, npx shadcn ऐड इनपुट को बोला, ये अपने पास सेटअप कर लो, क्योंकि आगे बोल रहा है इन चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने बोला मैं इनपुट OTP चाहिए। याद रखना, जब भी आपको नया कंपोनेंट आपको सेटअप करोगे तो उसके लिए आपको हर चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको इनपुट चाहिए तो आपको इनपुट का सेटअप करना पड़ेगा, आपको कार्ड बना चाहिए तो कार्ड को इंस्टॉल अपने पास, आपके पास कार्ड कंपोनेंट होना चाहिए, तो मुझे कार्ड भी लिखना पड़ेगा। तो ये दो कंपोनेंट में अपने पास मजीद देखना है, यहाँ पर दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये दोनों इंस्टॉल होकर आ जाएंगे, एक इनपुट OTP और एक कार्ड। देख रहे हो, ये देखो इनपुट आउटपुट OTP आ गया और एक आ गया कार्ड। ये दोनों मेरे पास कंपोनेंट ऑटोमेटिक बनकर आ गए। तो अब जब मैं इसका कोड लगाऊंगा, ठीक है ना, इस वाले का जब मैं कोड यूज़ करूंगा ये वाला, तो ये मेरे पास एरर नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास कार्ड भी इंस्टॉल है, लूसिडेक भी इंस्टॉल है, बटन भी इंस्टॉल है, और इनपुट फील्ड भी, और ये सब चीज़ें इंस्टॉल हैं। तो मैं सीधा जाऊँगा OTP के पेज पर। यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर इनपुट OTP का ऑप्शन जो आ रहा है, इसको OTP वेरिफिकेशन, और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अभी देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है और किस तरह की इसकी UI नज़र आती है। तो वेरीफाई OTP मैंने पेज बनाया था एक, वेरीफाई OTP,
तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और थीम इसने ऑटो सिलेक्ट करी है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सब काम क्योंकि हमने थीम पहले से डिसाइड करी हुई होती है। अब ये मुझे स्क्रीन के बस सेंटर में चाहिए होगा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इस वाले कार्ड को एक मैं पेरेंट के ऊपर ये लगा दूंगा और एक लास्ट के अंदर मुझे इसको क्लोज करना होगा, डिफ को, ये डिफ क्लोज कर दूंगा। ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, वेरीफाई योर लॉगिन। ठीक है भाई, ये सारा काम हमने कर लिया। अब जैसे मैं इस पर कुछ भी लिखूंगा तो ये ओटीपी इस तरह से प्रॉपर वर्क कर रही होगी। अब बारी है, अब बारी सारी ये है कि हमारा जो नेस्ट जेएस पर बना हुआ बैकएंड है, हमारा जो नेस्ट जेएस पे बना हुआ बैकएंड है उसको इम्प्लीमेंट करना है नेक्स्ट जेएस के साथ। ठीक है, तो वो जो बैकएंड है वो ऑफिस के अंदर मतलब सेंटर के अंदर रखा हुआ है, तो उसका बैकएंड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल के अंदर मैं एक बार उसको फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। पता नहीं गिटहब पे मैंने अपलोड करा था नहीं करा था उसको, github.com/ आखिरी बार अगर मैंने बैकएंड डिप्लॉय करा होगा तो ये आ जाएगा। हम्म, हाँ यस्टरडे, ये रिएक्ट का आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट का 2 दिन पहले का आ रहा है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने, हाँ मेरे ख्याल में 2 दिन पहले ही करा था। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ अभी नेक्स्ट जेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें या यूआई बस इतना काफ़ी है। सर आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, बाकी ये समझ आया आप लोगों को किस तरह से नेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, नेक्स्ट जेस के साथ। जी सर। ठीक है। सर एक बार थीम का बता दें, थीम का आपने क्या सेलेक्ट किया ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास वो डिफॉल्ट ब्लैक थीम आ गई। अच्छा, हाँ अगर ब्लैक थीम आ रही है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, भले ब्लैक भी। अगर वैसे अगर आपको चेंज करनी हो तो आप यहाँ से न्यू सेटअप करोगे तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ती है कि थीम आपको कौन सी चाहिए। तो ये मैंने वाइट वाली रख के करोगे तो वाइट के साथ, अगर ये रख के करोगे तो इसके साथ, ये आपकी मर्जी है। वो तो थीम वैसे बाय डिफॉल्ट वाइट ही आती है, इसमें ब्लैक डार्क का चक्कर नहीं है इसके अंदर। ये तो हमें दिखा रहा है कि डार्क में ऐसा नज़र आएगा, वाइट में ऐसा नज़र आएगा। वो तो आपको अपने सर हिसाब। वैसे रेड टीम कैसा है? क्या चीज़? रेड टीम कैसा है? रेड थीम कैसा आएगी? रेड थीम तो देखो मैंने यहाँ से सिलेक्ट, ये कलर यहाँ से सिलेक्ट करे ना कि ये मुझे भाई ये रेड वाली चाहिए और ये वाली भी रेड में चाहिए। ये अगर ऑरेंज बोलोगे ऑरेंज में मिल जाएगा, स्काई बोलोगे स्काई में मिल जाएगा, रेड बोलोगे रेड में मिल जाएगा। तो वो तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करी थी। जब मैंने सिलेक्ट करा था ना तो यहाँ पे देखो ये कोड बनता जाता है, ये ऑटोमेटिक अपने कोड को बनाते जाएगा कि आप क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हो क्या क्या नहीं कर रहे। अभी मैं आपको एक चीज़ सर दिखाता हूँ। हाँ, ब्लैक वाला हो गया थीम, अभी हम इसको चेंज कैसे करें, मतलब रहने दें या तो चेंज हो सकता है अभी? मतलब आप बोल रहे हो कि आपने सेटअप कर दिया और अभी चेंज करना चाह रहे हो, ये बोल रहे हो? जी। इसके लिए आप चेंज करने के लिए बस एक काम ये करो, फिर जो है ना ये आपका लेआउट वाला पेज इसमें होता है एक, हम्म, एसआरसी के अंदर पेज के अंदर लेआउट, लेआउट के अंदर आप पूरी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर कर दो यहाँ से, आप बीजी डार्क, ठीक है, या जो भी है मतलब आप थीम इसकी चेंज करना चाह रहे हो और फिर आप यहाँ से एक ही बार पूरी ऐप को कंट्रोल कर लो। जैसे कि मैं इसको हम्म, डार्क लगा देता हूँ, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, बॉडी की बाय डिफ़ॉल्ट वैसे कोई हाइट होती नहीं है, तो हो गया बीजी ब्लैक, डार्क सॉरी मैं लगा रहा था बीजी ब्लैक और टेक्स्ट वाइट। अभी यहाँ पर जाएंगे और रजिस्टर पे मैं जाता हूँ तो देख सकते हो ये टेक्स्ट वाइट वगैरह इस तरह से आ रहा है। सही। और अगर बीजी डार्क कर दिया तो बस आप अगर एक बार सेटअप कर दो तो बस इस तरह से खैर आप उसको चेंज कर सकते हो। सही। ये गेम है। तो अभी नेक्स्ट इसका बड़ा सिंपल आसान कॉन्सेप्ट है और मैं एक आखिरी एक डिफॉल्ट हाँ, वाइट ही। डिफ़ॉल्ट वाइट ही होती है इसकी। अच्छा नहीं सर, मेरे पास तो ब्लैक आ रही है पूरी। आपके पास ब्लैक आ रही है? जी। वो असल में इशू ये है कि आपका जो ब्राउज़र है उसकी थीम ही ब्लैक होगी फिर। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है सर। हाँ, तो वो बस ये इशू है। अभी मुझे अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने मेन पेज के ऊपर या जो मेरा यूआई है उसके ऊपर नेव बार वगैरह आप लोगों को लगाना हो तो हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे किस तरह से लगाते हैं, कंपोनेंट कैसे बना के हम लोग यूआई के ऊपर रेंडर करते हैं, ये सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। ये आपने वीडियो अपने क्या बोल रिकॉर्डिंग की है ना, हाँ, तो
सर इसका